कैसे स्टार्टअप बिना एक भी पैसा प्रॉफिट कमाए इतने हाई वैल्यूएशन पे पहुंच जाते हैं। फ्लिपकार्ट को शुरू हुए 15 साल हो गए हैं, प्रॉफिट का एक भी पैसा नहीं कमाया और आज तक घाटे में है। ऐसे ही कई स्टार्टअप हैं जिन्हें शुरू हुए तो कई साल हो गए हैं, लेकिन इन्होंने आज तक प्रॉफिट का मुंह तक नहीं देखा, जैसे पेटीएम, क्रेड, ओयो और भी कई हैं। तो सवाल ये आता है कि जब हमारा कोई बिजनेस नहीं चलता और सिर्फ लॉस ही हो रहा होता है तो हम 4 से 6 महीने देखते हैं और हद मार के 1 साल, और फिर हम वो बिजनेस बंद कर देते हैं। लेकिन ये स्टार्टअप करोड़ों के लॉस के बाद भी अपना बिजनेस बंद नहीं करते। प्रॉफिट तो छोड़ दो, कई स्टार्टअप तो इतने सालों में ब्रेक इवन पर भी नहीं पहुंच पाए हैं। ब्रेक इवन मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। क्या इन्वेस्टर्स को समझ नहीं आता कि जो स्टार्टअप 8 से 10 साल में ब्रेक इवन पर नहीं पहुंच पाए हैं वो स्टार्टअप प्रॉफिट कैसे और कब कमाएंगे? जब हमें समझ आ रहा है तो इन्वेस्टर्स को क्यों समझ नहीं आता, जबकि इन्वेस्टर्स के पास तो इतने क्वालिफाइड लोगों की टीम होती है। तो दोस्तों, ये इन्वेस्टर्स स्टार्टअप को प्रॉफिट कमाने में हेल्प करें या ना करें, पर अपने लिए प्रॉफिट बना ही लेते हैं, क्योंकि स्टार्टअप इन्वेस्टर्स के लिए पैसा बनाने की मशीन होती है। तो कैसे ये इन्वेस्टर्स इन लॉस मेकिंग कंपनियों से करोड़ों रुपए कमा लेते हैं? गो मैकेनिक फ्रॉड क्या है और कैसे फाउंडर्स की गलती की वजह से अब 70% लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा? और आईपीओ में जाने से ये स्टार्टअप लोगों को उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करने का मौका देते हैं या फिर लोगों के साथ ये सिर्फ एक धोखा है? और क्या लर्निंग है हमारे लिए और क्या वो गलतियां हैं जिससे करने से हमें बचना चाहिए बिजनेस में? एक तो ये स्टार्टअप लॉस में चल रहे होते हैं, ऊपर से इनके ऊपर फ्रॉड करने के आरोप भी लग रहे हैं। जैसे लेटेस्ट फ्रॉड के आरोप लग रहे हैं गो मैकेनिक पर। रिपोर्ट में पता चला है कि इनके कई सर्विस सेंटर्स तो सिर्फ कागजों पर ही है, मतलब असलियत में वो सर्विस सेंटर है ही नहीं। गो मैकेनिक के फाउंडर्स कंपनी की ग्रोथ के पीछे ऐसे भागे कि 70% लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा और अर्श पर जाते जाते ये कंपनी फर्श पर आते दिख रही है। गो मैकेनिक के फाउंडर ने लिंक्डइन पर इन आरोपों को स्वीकार भी किया है। गो मैकेनिक कार सर्विस की कंपनी है जिसे शुरू किया था इसके 4 फाउंडर्स कौशल कारवा, अमित बसिन, ऋषभ कारवा और नितिन राणा ने 2016 में। इस फ्रॉड का पता तब चला जब गो मैकेनिक के फाउंडर्स 75 से 80 मिलियन डॉलर की फंडिंग लेने के लिए जापान की सॉफ्टबैंक और दूसरे इन्वेस्टर से बात करते हैं एट द वैल्यूएशन ऑफ $700 मिलियन। और जैसे सब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी का ऑडिट करवाते हैं, वैसे ही सॉफ्टबैंक ने भी ऑडिट करवाया ईवाई कंपनी से। अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग रिपोर्ट, ईवाई की ऑडिट रिपोर्ट में चौंकाने वाले ऐसे खुलासे हुए कि इन्वेस्टर्स भी हैरान हो गए। गो मैकेनिक के लगभग 1000 सर्विस सेंटर में से 60 सर्विस सेंटर को सिर्फ सर्विस सेंटर्स की संख्या बढ़ाने के लिए दिखाया गया और साथ ही रेवेन्यू को भी बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया और पैसों में भी हेरफेर किए जाने के आरोप हैं। मींस अकाउंटिंग इरेगुलेटरीज वाज फाउंड। रिपोर्ट सामने आने के बाद सॉफ्टबैंक और दूसरे इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करने वाले थे सबने अपने हाथ पीछे खींच लिए, और जो पहले से गो मैकेनिक के इन्वेस्टर्स थे जैसे सिकोया कैपिटल इंडिया और वेंचर पार्टनर्स को भी इस फ्रॉड के बारे में बता दिया। जिसके बाद गो मैकेनिक के फाउंडर अमित बसिन ने लिंक्डइन पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने अकाउंटिंग इरेगुलेटरीज को एक्सेप्ट किया। अब सिचुएशन ये है कि गो मैकेनिक के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स ने ईवाई को फॉरेंसिक ऑडिट के लिए हायर किया है। फॉरेंसिक ऑडिट होता है डीप इन्वेस्टिगेशन जिसमें एक एक पेपर को अच्छे तरीके से चेक किया जाता है। अब देखते हैं आगे रिपोर्ट में क्या निकलता है, जिसके बाद ये कंपनी का क्या होगा। शायद इन्वेस्टर फाउंडर्स को छुट्टी पर भेज सकते हैं और कंपनी को फिर से चलाने की कोशिश करें, क्योंकि 500 करोड़ रुपए लगे हुए हैं इस कंपनी में। अब सबको इंतजार है तो सिर्फ फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट का, जिसमें शायद नए खुलासे हों। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैसे इन्वेस्टर्स के लिए पैसा बनाने की मशीन है ये स्टार्टअप। सारे लॉस मेकिंग स्टार्टअप प्रॉफिट जल्दी बनाने की बजाय जल्दी से जल्दी वैल्यूएशन कैसे बढ़ाएं, बस यही सोचते हैं, और जिस वजह से कई फाउंडर्स के ऊपर फ्रॉड करने के आरोप लगते रहे हैं। एक्चुअल में स्टार्टअप में प्रॉफिट का नहीं बल्कि खेल ही सारा वैल्यूएशन का होता है। असलियत तो ये है कि कई स्टार्टअप कभी पैसा बनाएंगे ही नहीं, ये बात इन्वेस्टर्स को भी पता होती है। हम स्विगी का एग्जाम्पल लेते हैं, ये प्रॉफिट कमाएगी या नहीं कमाएगी वो तो टाइम बताएगा, पर बस समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। स्विगी शुरू हुई थी 2014 में और इसके अर्ली इन्वेस्टर्स में शामिल थे सैफ पार्टनर्स और एक्सेल पार्टनर। इन दोनों इन्वेस्टर्स ने अपने $22 मिलियन पर सिर्फ कुछ ही सालों में 10 गुना से ज्यादा रिटर्न बनाया है। अकॉर्डिंग टू द फीलिंग एनालाइज्ड बाय एंड ट्रैकर, सैफ पार्टनर ने 2015 में स्विगी के सीरीज ए फंडिंग के दौरान $5.9 मिलियन जो इंडियन रुपीज में होते हैं 42.15 करोड़ निवेश किए थे। उसके बाद 2019 में इन्हें 42 करोड़ के निवेश पर 439 करोड़ रुपए मिले, जो होते हैं $61.8 मिलियन। और अगर बात करें एक्सेल पार्टनर की, इन्होंने 2015 में 14.66 करोड़ जो अमेरिकन डॉलर में होते हैं $2.06 मिलियन इन्वेस्ट किया था, और इनको इस इन्वेस्टमेंट पर मिले 179.1 करोड़ रुपए जो होते हैं $25.2 मिलियन। और हैरानी तो अब होगी आपको ये जानकर कि स्विगी 3,629 करोड़ के घाटे में चल रही है। इन्वेस्टर्स की सैकड़ों करोड़ों की कमाई, वो भी प्रॉफिट तो छोड़िए, एक घाटे में चल रहे स्टार्टअप से हो रही है। तो आप ही बताइए क्या नहीं है ये स्टार्टअप्स इन्वेस्टर्स के लिए पैसा बनाने की मशीन? अब बात करते हैं ये आईपीओ में लोगों को कमाई का मौका दिया जाता है या फिर लोगों के साथ ये
ये एक धोखा है, और क्या ये भी इन्वेस्टर्स के लिए पैसा बनाने की दूसरी मशीन है? आए दिन हम किसी न किसी स्टार्टअप के आईपीओ की खबरें सुनते ही रहते हैं, और ये अच्छा भी है कि आम लोगों को इन कंपनियों से जुड़ के कुछ पैसा कमाने का मौका मिल रहा होता है। पर क्या ये कंपनियां सच में कुछ कमाई भी कर रही है, या फिर सिर्फ बड़े से गुब्बारे की तरह है जो दिखने में तो बहुत बड़ा है पर प्रॉफिट के नाम पर अंदर से बिल्कुल खाली है? जैसे अभी मैंने बताया कि कैसे वैल्यूएशन के खेल में इन्वेस्टर्स पैसा बनाते हैं, लेकिन जब किसी स्टार्टअप की वैल्यूएशन इतनी हाई हो जाती है कि उसको फंडिंग मिलना बंद हो जाए, तो फिर ये इन्वेस्टर्स फाउंडर पर आईपीओ में जाने का प्रेशर बनाने लगते हैं। और आईपीओ में ये सालों से घाटे में चल रहे स्टार्टअप का क्या होता है किसी से छुपा नहीं है। शेयर मार्केट में आने के बाद इन्वेस्टर्स को तो एग्जिट मिल जाता है और फंसे रह जाते हैं ऐसे लोग जो बिना कंपनी के फंडामेंटल्स को जाने इन्वेस्ट कर देते हैं, और बाद में बस उनको मिलता है तो सिर्फ धोखा घाटे के रूप में। घाटा भी लोगों को उनकी नासमझी की वजह से होता है, और बाद में लोग शेयर मार्केट को खराब बोलने लगते हैं। इसीलिए हमेशा रिसर्च करनी चाहिए किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले। आई होप यू माइट हैव लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।